नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की करते हैं शुरुआत। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा आज है। सीएम धामी केंद्रीय मंत्रियों से कर सकते हैं मुलाकात, पार्टी के बड़े नेताओं से भी कर सकते हैं मुलाकात। कल गुरुवार को जम्मू कश्मीर जाएंगे सीएम धामी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में करेंगे प्रचार। देर शाम दिल्ली लौटेंगे सीएम धामी। शुक्रवार को वापस लौटेंगे देहरादून। तो मुख्यमंत्री का आज दिल्ली दौरा है, जिसको लेकर तमाम अटकलें चल रही है। कई मंत्रियों से उनकी मुलाकात संभव है। पार्टी के बड़े नेताओं से भी आज मुलाकात संभव मानी जा रही है। कल गुरुवार को जम्मू कश्मीर जाएंगे सीएम धामी और जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं। 10 साल बाद ये चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी पूरे जोश के साथ तैयारियों में जुट गई है और अब सीएम धामी भी जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद देर शाम दिल्ली लौटेंगे सीएम धामी। शुक्रवार को वापस देहरादून लौट आएंगे। तो सीएम धामी का आज दिल्ली दौरा है। पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात भी संभव मानी जा रही है। चुनाव को देखते हुए ये पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात संभव मानी जा रही है। जम्मू कश्मीर भी जाएंगे, चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे सीएम धामी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते उनकी तरफ। अभय, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। किन विषयों पर बातचीत होगी, क्या कुछ खास रहने वाला है इस दौरे में? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दोपहर 12:30 बजे देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में इस समय पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व है उनसे मुलाकात का समय यहाँ पर मांगा है, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात होगी और राज्य के जो समसामयिक विषय हैं उन विषयों पर चर्चा यहाँ पर होगी। राज्य में किस प्रकार से विकास की रफ्तार को बढ़ाया जा सकता है, उन सब चीज़ों को लेकर बातचीत होगी। खासतौर पर जो संगठनात्मक चीज़ें इस समय चल रही है उन संगठनात्मक चीज़ों को और मजबूत करने की दिशा में काम यहाँ पर होगा। पार्टी का जो सदस्यता अभियान चल रहा है उसके लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए उस लक्ष्य को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, उसमें किस प्रकार से नए सदस्यों के लिए दूसरे जो दिशा निर्देश हैं वो क्या कुछ यहाँ पर हो सकता है, संगठन किस प्रकार से और मजबूत यहाँ पर हो सकता है, उन सब चीज़ों को लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। तो ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा उत्तराखंड सरकार के लिए भी और बीजेपी संगठन के लिए भी, दोनों के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर है, क्योंकि इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोशिश करेंगे कि केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात यहाँ पर हो और राज्य के विकास के लिए जो जरूरी जो चीज़ें हैं, यानी जो आपदा से उत्तराखंड राज्य को बड़ा नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई कैसे यहाँ पर होगी, राज्य में कैसे प्रभावित जो आपदा से प्रभावित जनता है कैसे उनको यहाँ पर लाभ दिया जा सकता है, राहत दी जा सकती है, उन विषयों को लेकर बातचीत यहाँ पर होने की संभावना है। इसके बाद महत्वपूर्ण इसलिए भी ये दौरा मुख्यमंत्री का हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री पार्टी के उन स्टार प्रचारकों की सूची में है जो जनता के लोकप्रिय नेताओं की श्रेणी में सबसे ऊपर यहाँ पर आते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर के जो चुनाव हैं वहाँ पर पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए स्टार प्रचारक भूमिका करने वहाँ पर जाएंगे। कल मुख्यमंत्री का है कि जम्मू कश्मीर का दौरा होगा। जम्मू कश्मीर में भी वह एक चीज़ को बताने का काम करेंगे कि भाजपा की जो डबल इंजन की सरकार होती है वो किस प्रकार से विकास की योजनाओं के लिए सहायक यहाँ पर होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो किस प्रकार से धरातल पर उसे उतारने का काम यहाँ पर करते हैं और विकास से कैसे जनता को आच्छादित करते हैं, ये सब भाजपा सरकारों को आता है। तो उन सब चीज़ों को लेकर अपनी बात रखने का काम वो जम्मू कश्मीर में भी करेंगे। लेकिन ये समझा जा सकता है कि आज जिन केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में करेंगे वो राज्य के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में उसके सकारात्मक परिणाम राज्य को देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल अभय, किन मंत्रियों से मुलाकात हो सकती है? क्या अमित शाह से मुलाकात होने की संभावना है? जी बिल्कुल, अभी तक तो ये समझा जा सकता है कि इस दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री से बातचीत यहाँ पर हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात का समय जरूर यहाँ पर मांगा गया, लेकिन उसकी संभावना कम यहाँ पर लग रही है, क्योंकि इस समय कई राज्यों में जो चुनाव प्रचार के कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें बीजेपी के सभी बड़े जो नेता हैं, जो स्टार प्रचारक हैं, वो अपने अपने कार्यक्रमों में मस्त हैं और उनके कार्यक्रम बड़े बिजी यहाँ पर चल रहे हैं। लेकिन इसके अलावा दूसरे जो केंद्रीय मंत्रियों से जो मुलाकात का समय यहाँ पर मांगा है, केंद्रीय जो सड़क परिवहन मार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनसे समय यहाँ पर मांगा गया। अगर उनसे बातचीत होती है
तो फिर राज्य में जो सड़कों का जो जाल है वो किस प्रकार से और मजबूत यहाँ पर हो सकता है। आपदा से जो सड़कों को नुकसान यहाँ पर हुआ है, खासतौर पर जो नेशनल हाईवेज यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावित यहाँ पर हुए हैं, ऑल वेदर रोड को जो नुकसान यहाँ पर हुआ उन विषयों को लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। तो ये समझा जा सकता है कि जब मंत्रियों से जब मुलाकात होगी तो राज्य के विषय में तो बातचीत होगी, साथ ही राज्यवासियों के लिए सौगात भरा ये दौरा भी यहाँ पर कहा जा सकता है। जी बिल्कुल अभय, सौगात भरा दौरा क्या कुछ होता है खास ये देखने वाली बात होगी। लेकिन निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर भी सियासत तेज है, तो क्या चुनावों को लेकर भी इन मुद्दों पर भी चर्चा होगी कि कब चुनाव करवाए जाए, क्या कुछ खास होने वाला है? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि निकाय चुनाव से साथ साथ केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर भी चर्चा यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि बद्रीनाथ सीट को पहले ही भाजपा यहाँ पर हार चुकी है और उसका संदेश पूरे देश भर में बीजेपी के विरोध में जाने का काम वहाँ पर हुआ। तो ऐसे में केदारनाथ विधानसभा सीट का जो उपचुनाव होना है वो किस रूप में जीता जा सकता है, क्या कुछ स्ट्रेटजी वहाँ पर रहेगी, इस समय जो चीज़ें वहाँ के लिए उपयोगी है उनको किस प्रकार से धरातल पर उतारा जा सकता है, उन सब चीज़ों को लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। निकायों में कैसे बीजेपी का सबसे ज़्यादा बोर्ड यहाँ पर बन सकता है, निकाय चुनाव में कैसे जीत हासिल की जा सकती है, क्योंकि पूर्व में जो निकाय चुनाव यहाँ पर हुए थे, 2018 में जो चुनाव यहाँ पर हुए थे, उन निकायों में बीजेपी के सबसे ज़्यादा बोर्ड जीत कर यहाँ पर आया था, तो उसका लाभ बीजेपी को यहाँ पर मिला था। जो छोटी सरकारें होती हैं उन सरकारों के माध्यम से जनता तक बीजेपी का रीति नीति जो पहुँचने का जो काम होता है, विकास की जो योजना होती है वो धरातल पर उतर पाती है। तो ऐसे में इस बार भी कोशिश बीजेपी की वही रहेगी और उसके लिए क्या कुछ यहाँ पर हो सकता है, यानी निकाय चुनाव से पहले अगर केंद्रीय मंत्रियों के दौरे उत्तराखंड के लिए जरूरी है, पार्टी के स्टार प्रचारकों के दौरे अगर उत्तराखंड के लिए जरूरी है तो उन विषयों पर बातचीत होगी। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार पार्टी में जो सदस्यता महाअभियान इस समय चल रहा है, उसके बाद सदस्यता महाअभियान में ऐसे ही जो सक्रिय सदस्य चुने जाने वो किस आधार पर यहाँ पर होंगे, किस प्रकार से उनका काम यहाँ पर हो सकता है संगठन के लिहाज से, उन सब चीज़ों को लेकर भी बातचीत यहाँ पर होगी। तो वो ये कह सकते हैं कि कई गंभीर विषय भी हैं जो राज्य के लिए भी जरूरी है, उन विषयों पर भी चर्चा होगी। तो आज सीएम धामी का ये दिल्ली दौरा कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है, कई विषयों पर चर्चा की जा सकती है। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे अभय। तो अब आज सीएम धामी का दिल्ली दौरा है, इसके बाद वो जम्मू कश्मीर जाएंगे जहां वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। खबरों में बढ़ते हैं आगे। आगामी 12 सितंबर से कांग्रेस केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा को फिर से शुरुआत करने जा रही है। बता दें कि 31 जुलाई को केदारनाथ में आई आपदा के बाद कांग्रेस ने अपनी यह यात्रा स्थगित कर दी थी। कांग्रेस की प्रतिष्ठा यात्रा को लेकर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की केदारनाथ यात्रा सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक यात्रा है। उन्होंने कहा पिछली बार जब कांग्रेस ने अपनी यह यात्रा शुरू की थी तो वहां के स्थानीय जनता ने कांग्रेस का जमकर विरोध भी किया था और बाद में कांग्रेस ने आपदा का बहाना बनाकर अपनी यात्रा को स्थगित करने का काम किया था। केदारनाथ की जनता जागरूक है और वहां की जनता कभी नहीं चाहेगी कि केदारनाथ धाम के नाम पर कोई राजनीति हो। साथ ही यह भी कहा कि वहां की जनता इस यात्रा का फिर से विरोध करेगी। केदारनाथ यात्रा कांग्रेस की सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा है। जो केदारनाथ विधानसभा में होने वाले जो चुनाव है निकट भविष्य में, उसको लेकर की जा रही है। और मैंने पहले ही कहा है, बड़ा स्पष्ट कहा है कि बाबा केदार एक जागृत हमारा केदार है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत उसको हल्के में लिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से कांग्रेस कर रही है और बाबा भी देख रहा है, अभी पिछले दिनों आपने देखा कि पिछली बार स्थानीय लोगों ने उनका विरोध कर दिया, उसके कारण उनको वापस आना पड़ा, बाद में यात्रा स्थगित करने के कारण ढूंढने पड़े उनको। आज फिर वो वहां पर यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि निश्चित तौर पर स्थानीय जनता हमारी बहुत जागरूक है और वहां की जनता कभी नहीं चाहेगी कि इस पे बाबा केदार के नाम पर राजनीति हो और वो इसका विरोध करेगी। आप निकट भविष्य में देख लेना, जब दिल्ली के अंदर केदार धाम बनने का इतना बड़ा विरोध हो सकता है, सरकार को कानून बनाना पड़ सकता है और उनको अपना निर्णय वापस लेना पड़ सकता है, तो केदारनाथ के लोग इस केदारनाथ यात्रा को, ये राजनीतिक यात्रा को कैसे वहां पर होने देंगे, कैसे उसको स्वीकार करेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। ये एक बड़ा प्रश्न वहां के लोगों के सामने खड़ा है। केदारनाथ यात्रा तो लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय बने हुए हैं, सीधे रुख करते उनकी तरफ। अभय, कांग्रेस फिर से एक यात्रा लेकर आ रही है, केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा की शुरुआत 12 सितंबर से होगी, क्या कुछ खास रहने वाले इस यात्रा में?
बिल्कुल ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने जो यात्रा स्थगित अपनी की थी, केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा पद यात्रा जो अपनी स्थगित की थी, उस यात्रा को पुनः शुरू करने जा रही है। तब ये कह सकते हैं कि जुलाई माह में जो बारिश यहाँ पर हुई थी, जो भीषण बारिश केदार घाटी में हुई थी, जिसके चलते केदार घाटी में प्राकृतिक आपदा से बड़ा नुकसान वहाँ पर हुआ था, उसको देखते हुए कांग्रेस ने उस दौरान अपनी जो पदयात्रा थी उस पदयात्रा को स्थगित करने का काम यहाँ पर किया था। लेकिन अब जब स्थितियां सामान्य होने लगी हैं, मानसून खत्म होने की दिशा में है, तो ऐसे में कांग्रेस पुनः उस यात्रा को शुरू करने जा रही है, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि केदारनाथ का जो मुद्दा है, केदारनाथ के जो विषय है, वो जनता के बीच में पहुंच सके, जनता जागरूक हो सके, उन विषयों पर सरकार से भाजपा से जवाब यहाँ पर मांग सके, उसके लिए जरूरी कांग्रेस के लिए यात्रा है। कल 12 सितंबर से यात्रा शुरू हो रही है, यानी प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की अगुवाई में ये पैदल यात्रा शुरू होगी और जो चीज़ें छूट गई थी पूर्व में, जो यात्रा के दौरान नहीं हो पाई थी, उसको पुनः वापस करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। यानी रुद्रप्रयाग से केदारनाथ तक की पैदल यात्रा, ऊपर धाम तक की पैदल यात्रा होगी और इस दौरान कांग्रेस जनता को जागरूक करने का काम करेगी। जो इस दौरान गांव रास्ते में आएंगे, जो ग्राम सभाएं रास्ते में आएंगी, उन ग्राम सभाओं में छोटी छोटी जनसभाएं करने का काम कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। जनता को बताया जाएगा कि किस प्रकार से विपक्षी दल अपनी भूमिका यहाँ पर अदा कर रहा है, जो भ्रष्टाचार प्रदेश में हो रहा है उसको प्रति सरकार को जगाने का काम उनकी तरफ से हो रहा है, तो उन सब चीज़ों को उठाने का काम कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर यानी कांग्रेस की इस पदयात्रा को लेकर जो सियासत है वो भी गरमा चुकी है। सत्ताधारी दल बीजेपी कांग्रेस पर लगातार निशाना साध रहा है कि कांग्रेस के द्वारा केदारनाथ धाम के नाम पर जो राजनीति करने का काम किया जा रहा है उसे जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि केदारनाथ की जनता साफ तौर पर चाहती है कि जो धाम है उस धाम की प्रतिष्ठा बनी रह सके, वहाँ का जो विश्वास है उस विश्वास से राजनीति ना हो, बल्कि लोग यहाँ पर आस्था समर्पण के भाव से जो आते हैं वो यहाँ पर आते रहे, राजनीति उसके नाम पर ना हो। तो ये समझा जा सकता है कि एक तरफ तो राजनीति काफ़ी गर्म हो चुकी है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपनी इस पदयात्रा के लिए पूरी तैयारियां यहाँ पर कर ली। अब देखना ये होगा कि पिछले दिनों तो जो आपदा के चलते इस यात्रा को कांग्रेस ने स्थगित किया था, प्रशासन के तरफ से भी कांग्रेस के नेताओं से उस समय आग्रह किया गया था कि आपदा के चलते वो केदारनाथ धाम जाने का काम ना करें। लेकिन अब जब स्थितियां उस क्षेत्र में सामान्य होने लगी है तो फिर क्या कुछ अब देखने को क्या कुछ वहां पर रह पाता, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बिल्कुल जनता के बीच क्या कुछ संदेश जाता है इस यात्रा के द्वारा और क्या कुछ खास रहता है इस यात्रा में, क्योंकि 12 सितंबर से यानी कि कल से यात्रा शुरू की जाएगी कांग्रेस की पदयात्रा। देखना बेहद अहम होगा। बहुत शुक्रिया भय इन तमाम जानकारियों के लिए। खबरें बढ़ते आगे। मुख्य सचिव राधा रतूरी की अध्यक्षता में देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड की हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता के दौरान DICCC प्रोजेक्ट और इसके कंपोनेंट्स को ITDA को सौंपे गए हैं। इसमें पुलिस विभाग की मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित करने के प्रस्ताव पर अनुमोदन दिया गया। मुख्य सचिव ने ब्रिज एंड रूफ लिमिटेड तथा DSCL के बीच विवाद पर निर्णय हेतु लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग तथा नियोजन विभाग के अधिकारियों की कमेटी गठित कर 15 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। बैठक में DICCC के तहत राजस्व भागीदारी तथा निश्चितता पॉलिसी तथा उत्तराखंड परिवहन निगम को इलेक्ट्रॉनिक बसों को सौंपने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। खबरों बढ़ते आगे। नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST परिषद की बैठक में भाग लेकर लौटे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि GST परिषद की 54वीं बैठक में उन्होंने उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने राज्य के कई विषयों को बैठक में उठाए हैं, जिनमें से कुछ पर सहमति बनी है। अब 4 धाम हवाई सेवा यात्रा के किराए में 18% GST को घटाकर अब 5% कर दिया गया है। इसी तरह से कैंसर की दवाओं व अन्य कुछ चीजों में भी GST दरों में रियायत दी गई है। GST काउंसिल की बैठक में मुझे प्रतिभाग करने का मौका मिला वित्त मंत्री उत्तराखंड के प्रतिनिधि के रूप में। वहां मुझे जो बात मैंने रखी और मुझे खुशी है कि GST काउंसिल ने इसे स्वीकार किया। उसमें जो हमारे यहाँ धार्मिक यात्राओं पे हेलीकॉप्टर से लोग यात्रा करते हैं और उस पर 18% GST अभी तक देना पड़ रहा था। हमने आग्रह किया GST काउंसिल में, तो उसे घटा के 5% किया गया, जो हमारी मांग थी। और ये आने वाले श्रद्धालुओं को एक अच्छी खुशी की बात है, राहत की बात है। इस प्रकार अन्य को और भी निर्णय हुए, जैसे कैंसर जो एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में आगे बढ़ रही है, बहुत महंगी दवाइयाँ मिलती है,
उसमें 12% GST था, वो 5% पे हो गया है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ जो नमकीन है उस पर भी 12% था, अब उसमें शायद उसे भी घटाया 5% उस पर हुआ है। यानी कि इस प्रकार के अनेक निर्णय जो जनहित में हो सकते थे, GST का। वही कुंभ 2021 के बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के दो फार हो गए थे। अब कुंभ 2025 से पहले दोनों ही धड़ों के एक होने के प्रयासों और अखाड़ा परिषद के भंग किए जाने की मांग पर 13 में से 9 अखाड़ों का समर्थन मिला है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी से अखाड़ा परिषद के अस्तित्व और काम के साथ साथ कुंभ 2025 में उसके भविष्य पर विस्तार से बात की है इंडिया वॉइस के संवाददाता विकास चौहान ने। 2025 से पहले अखाड़ा परिषद को लेकर जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि वो दो फाड़ हो चुकी है, आखिर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है क्या और उसका मुख्य काम क्या है और उसकी स्थिति आज क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी जी। सबसे पहले महाराज जी आपका बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। सबसे पहले सवाल यही है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद आखिर क्या काम है इसका, ये क्यों गठित की गई है? अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद क्या है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद 13 अखाड़ों का एक समूह है। 13 अखाड़े इकट्ठे होकर के जब हमारा कुंभ पर्व आता है, कुंभ मेला आता है, चाहे वो प्रयागराज का मेला हो, हरिद्वार का मेला हो, नासिक का मेला हो, उज्जैन का मेला हो, उस समय अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद सक्रिय हो जाती है और जो भी उस समय कार्य होता है, जो सरकार के और हमारे बीच में जो कार्य होता है, उसमें हमारा कार्य बहुत अच्छी तरह से हो जाए, सब मिल बैठ करके जो भी सबका कहना होता है, निर्णय होता है, सबका निर्णय लेकर के कार्य किया जाता है। ये समूह है, 13 अखाड़ों का एक समूह अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है। महाराज जी, इसका मुख्य काम की अगर बात करें तो कुंभ आकर जिस तरह से कहा जाता है कि केवल कुंभ के लिए सक्रिय रहता है, मुख्य काम क्या रहता है कुंभ के दौरान? देखिए, आपने देखा होगा, आज तक आप हरिद्वार में रहते हैं, आपने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद को तभी सक्रिय देखा होगा जब कुंभ मेला आता है। जब कुंभ को 5-6 महीने या 1 साल शेष रहता है तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद सक्रिय हो जाती है। देखिए, हम सब अखाड़े हैं, पूरे विश्व में 13 अखाड़े हैं, पूरे विश्व में 13 अखाड़े हैं और 13 अखाड़ों का समूह जो है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है। हमारा अपना अपना कार्य है। आपको भी मैं ये कहना चाहूँगा, कई लोगों ने कहा नहीं कि ये रजिस्टर्ड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा, हम जितने भी अखाड़े हैं, हमारा अपना अपना बाइलाज है। जितने भी अखाड़े हैं सबका अपना अपना बाइलाज है और जब कुंभ मेला आता है उस समय जो है कुंभ हमारा जो है दिव्य और भव्य हो पाए, ताकि सब हम मिलकर के इकट्ठा काम करें और वो जो भी निर्णय होता है वो किसी अध्यक्ष या महामंत्री का नहीं होता है, सबका होता है और सरकार सबसे पूछती है। वार्ता सब एक एक अखाड़े से होती है, जितने भी अखाड़े वहाँ होंगे सबसे वार्ता होती है, सरकार सबसे वार्ता करती है, तब जाकर के कोई निर्णय होता है। तो जिस तरह से अब बातें सामने आ रही है कि 2 फाड़ अखाड़ा परिषद इस समय हो गई है, आप क्या कहेंगे, क्या स्थिति इस समय? नहीं, फाड़ वाली बात नहीं। आपने देखा होगा, जब भी कोई कार्य हम करने जाते हैं, कोई भी संस्था बनती है, सबकी इच्छा होती है हम बने, ये सब चीज़ें चलती रहती है। लेकिन जब कुछ समय हो जाता है उसके बाद सब में आपस में समझौता हो जाता है और बाकी हमारा कोई चुनाव, मैं समझता हूँ चुनाव कहना उचित नहीं है, क्योंकि हम सनातन संस्कृति के प्रतीक है। इसीलिए मैं कहूँगा सब अखाड़े इकट्ठे हो जाएं, जितने भी हमारे 13 अखाड़े हैं सभी एक होकर के हम जो है प्रयाग का जो कुंभ है बहुत दिव्य और भव्य रूप से उसको हम मनाएंगे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का जिस तरह से कोई संविधान अभी तक नहीं है, कहीं लिखित में कुछ इसका नहीं है और इसको भंग कर दिया जाना चाहिए, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद कोई ऐसी संस्था नहीं है या उससे हमें कोई पैसा नहीं कमाना है, उसको कोई ऐसी संस्था नहीं हमें बनाना है। वो खाली, मैंने आपको कहा कि जो 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़े मिल करके अपनी बात रखते हैं, ये कार्य होना है। देखिए, जो रजिस्टर्ड वाली बात है, नॉन रजिस्टर्ड वाली बात है, अगर हमें कोई कार्य करना होगा उसके लिए वो बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे अखाड़े है ना, हमारे अपने अखाड़े हैं और हर अखाड़ा रजिस्टर्ड है। जैसे हमारा निरंजनी अखाड़ा 1904 में रजिस्टर्ड हुआ है,
इसीलिए जितने भी अखाड़े सब अखाड़े रजिस्टर्ड है और सोसाइटी सबकी है और अखाड़ा परिषद सब अखाड़े एक होकर के हम जो है कुंभ मेला जब आता है उसके लिए क्या कार्य होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो सब हम सरकार के साथ वार्ता सब मिल करके करते हैं। वो एक व्यक्ति नहीं करता है, अध्यक्ष महामंत्री नहीं करेगा, सभी प्रतिनिधि हर अखाड़े का प्रतिनिधि होगा, वो सब जो है उसमें बैठक में हिस्सा लेते हैं। क्या कहेंगे जो कह रहे हैं कि अखाड़ा परिषद को भंग कर दिया जाना चाहिए? देखिए लोग कहते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हो सकता है उनका कुछ मलाल हमसे हो, उनका कुछ गुस्सा हमसे हो, तो इसीलिए सब बातें चलती रहती है। हमारे खिलाफ लोग क्या क्या नहीं कहते हैं, देखिए ये तो चलता रहता है। हम इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, अगर ध्यान देंगे तो हम तो शाम तक ही मर जाएंगे। इसीलिए सब चीज़ें जो है आपस में चलती रहती है, वाद विवाद भी होता है, कोई लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होता है और शाम को हम सब साधु एक हो जाते हैं, ऐसी बात। तो ये थे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जो बता रहे थे कि कुंभ के सफल संचालन के लिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का गठन किया गया है और उसका मुख्य उद्देश्य भी कुंभ को सकुशल संपन्न कराना है। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। वही देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर जारी की है चेतावनी। मौसम विभाग ने बागेश्वर के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। बागेश्वर के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों को लेकर जारी की गई है चेतावनी। रुद्रप्रयाग, देहरादून, नैनीताल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। चंपावत, उधम सिंह नगर के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के लिए आने वाले कुछ दिन बेहद मुश्किल भरे हो सकते हैं, तो भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के द्वारा कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है, तो मौसम बेहद खराब होने वाला है। देहरादून में, बागेश्वर के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों को लेकर ये चेतावनी जारी की गई है। रुद्रप्रयाग, देहरादून, नैनीताल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं उत्तराखंड में इन दिनों वार पलटवार जोरों पर है। जुबानी जंग भी अपने चरम पर है। अब ताजा मामला महेंद्र भट्ट के उस बयान को लेकर है जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रभारी जब जब उत्तराखंड आते हैं तो कांग्रेस में और फूट देखने को मिलती है। ऐसे में कांग्रेस प्रवक्ता ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की है और उन्होंने महेंद्र भट्ट को नसीहत दे डाली है कि आप पहले अपने कुलवे को बिखरने से बचाएं, कांग्रेस की चिंता बाद में करें। आपके पूर्व मुख्यमंत्री और नेता ही वर्तमान मुख्यमंत्री और संगठन को कई बार अपने बयानों से असहज कर रहे हैं। भाजपा की अंदरूनी कला इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री सरकार के कामकाज पर सवालिया निशान उठा रहे हैं, तो विधायक भी सरकार की कार्यप्रणाली पर कई बार असहमत नजर आ रहे हैं। ऐसे में भाजपा अध्यक्ष को पहले अपना घर बचाना चाहिए या फिर दूसरे के घर की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारे वहाँ प्रभारी और सह प्रभारी आते हैं और सब एकता या एकजुटता एक मंच पर दिखाई पड़ती है, लेकिन आपके वहाँ जो लोग आ रहे हैं या आप जिस तरह से बद्रीनाथ भी नहीं बचा पाए, तो ऐसे में तो निश्चित रूप से आपके ऊपर भी सवालिया निशान होना चाहिए कि बद्रीनाथ में जो उपचुनाव हुआ उसके बाद जो पार्टी में सिर्फ उटव्वल मचा हुआ है, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्रियों ने मोर्चा खोला हुआ है मुख्यमंत्री के और आपके खिलाफ, उसको नहीं संभाल पा रहे हैं आप और कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, तो आप पहले अपना घर संभालिए जो बिल्कुल टूट फूट के कगार पर है और जहां मुखिया बदलने तक की अफवाहें हम सुन रहे हैं। तो ऐसे में महेंद्र भट्ट जी को अपने दल की चिंता करनी चाहिए और अपने दल में जो अपराधी पकड़े जा रहे हैं उस पर ज्यादा चिंता व्यक्त करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी अपना परिवार संभालने के लिए काफी। वहीं उत्तराखंड में बढ़ते हुए अपराधों के लिए बाहरी लोगों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। प्रदेश के कई नेता बार बार ये कह चुके हैं कि प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध के पीछे बाहर से आए लोगों का हाथ है। यही कारण है कि अब उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के कुछ गांव के बाहर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया जा चुका है, जिसके लिए बाकायदा पोस्टर भी लगाए गए और इन पोस्टरों का सत्ताधारी पार्टी ने भी समर्थन किया। उत्तराखंड की शांत हवाओं में पिछले दिनों कई ऐसे अपराध सामने आए जिसके चलते प्रदेश में डेमोग्राफिक चेंज की चौतरफा बातें हो रही है और खास तौर पर महिला अपराध के लिए बाहरी व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री से लेकर सरकार के कई नेता प्रदेश में बाहरी व्यक्तियों को
संरक्षण न देने की वकालत करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश के कई ऐसे गांव हैं जिन्होंने अपने गांव के बाहर ऐसे पोस्टर भी लगाए हैं जिसमें लिखा गया है कि गैर हिंदुओं का गांव में प्रवेश वर्जित है। इस तरह के पोस्टर प्रदेश के कुछ गांवों में लगाए गए हैं। हालांकि प्रशासन को जब पोस्ट के बारे में जानकारी मिली है तो प्रशासन ने पोस्टरों को हटा दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गांव वालों के पोस्टर लगाने का समर्थन किया है। चाहे मेहमानगर की घटना रही हो, चाहे रुद्रप्रयाग घटना रही हो, बीच में टीरी चक्रोदय घटनाएं रही हो, एक आक्रोश समाज में देखने को मिला। और हर ग्राम सभा को अधिकार है कि अपने यहाँ बाहरी तत्वों को आने से रोकने के लिए, गांव की सुरक्षा के लिए वो अपने कोई न कोई नीति और लागू कर सकती है। ये ठीक है कि उसमें शब्दावली क्या प्रयोग की जाए, इसलिए हमने आग्रह किया कि बाहरी तत्व शब्द जोड़ा जा सकता है। और जिस व्यक्ति की पहचान है, पहाड़ तो बहुत शांतिप्रिय क्षेत्र है और गांव में कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसको गांव का हर व्यक्ति समझता पहचानता भी है। लेकिन पिछले दिनों इस प्रकार की आपराधिक घटनाएं जो बढ़ी हैं उससे एक प्रकार का मैं कहता हूं जनता में जागरण खड़ा हुआ। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।